हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बढ़िया प्रॉब्लम है ये, इसको डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दें। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी ड्यू टू हेमिस्फेरिकल शेल having radius r and surface charge density sigma. As you can see in the figure, there is hemispherical shell and there are 2 points A and B. One is just inside, other is just outside, and we want to calculate electric field at point A and B. अच्छी प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन चेक करें। आप सॉल्यूशन में दो चीज़ें चेक करें, एक तो आपका आंसर सही है गलत, और दूसरा ये भी चेक करें कि आपने जिस मेथड से सॉल्व किया है क्या वो मोस्ट सफिशिएंट मेथड है या आपने लेंदी मेथड चूज़ किया है। ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इसको एक कंप्लीट शेल मान लिया है। कंप्लीट शेल कैन बी कंसीडर्ड एज सम ऑफ टू हेमिस्फेरिकल शेल्स। नीचे वाली शेल को मैंने 1 दे दिया है, हेमिस्फेरिकल शेल को नाम, और ऊपर वाली हेमिस्फेरिकल शेल को 2 हमने लिख दिया है। अब देखिए ऐसा है बच्चों कि अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नेट कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नेट का मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको पता है कि स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1 की वजह से, वो जो हमें कैलकुलेट करना है, ये हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में उसी के बराबर होगा जो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से होगा। और सिमेट्री से हम ये भी कह सकते हैं कि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से होगा वही सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से होना चाहिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, बेसिकली सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाली हेमिस्फेरिकल शेल की वजह से कैलकुलेट करना जा रहा हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग इस इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जो सी पर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही ए पर भी 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, बस डायरेक्शन का फर्क आ सकता है, बट मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होने चाहिए। तो ज़रा देखिए, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1, ये कितना होगा। ये कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ ds एरिया का, और ds एरिया का ये एलिमेंट मान लीजिए कि C पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग होगी। मान लीजिए दैट इज DE। तो DE को क्या लिखा जा सकता है, DE कैन बी रिटन एज 1/4πε0 dq विल बी सिग्मा इंटू ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखें और पूरे स्फेरिकल शेल के लिए ऐड करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका रेडियल कंपोनेंट होगा और एक इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एक, और एक इसका रेडियल कंपोनेंट आएगा। अगर मैं ये बोलूँ आपको, यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि C को अगर सेंटर से मिला दिया जाए इसके, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिस्टेंसेस कैपिटल R हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल में ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ऐसे केस में टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएंगे उनका अगर आप सम करेंगे पूरी की पूरी स्फेरिकल शेल के लिए तो वो 0 आ जाएगा, बिकॉज हर तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट C, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C बेसिकली रेडियल डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स आएंगे केवल उनका हमें इंटीग्रेशन करना होगा पूरे स्फेरिकल शेल पर, हेमिस्फेरिकल शेल पर नीचे वाली। और ये कितना आएगा अगर देखें तो दिस इज इक्वल टू D इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा एंगल है। तो EC अगर हम देखें इस पॉइंट पर कितना आ रहा है, दिस कम्स आउट टू बी 1/4πε0 सिग्मा ds कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों, ध्यान दो कि ds कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बेसिकली दिस इज सॉलिड एंगल d ओमेगा दैट ds इज सबटेंडिंग एट पॉइंट C। ds एरिया वेक्टर C पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है स्मॉल, दैट इज इक्वल टू d ओमेगा बाय डेफिनेशन ds कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये r वेक्टर है और ये ds वेक्टर की डायरेक्शन है नॉर्मल के अलोंग। तो ds वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ds कॉस थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर विल बी d ओमेगा। और ये d ओमेगा कितना होगा अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्क है, ये डिस्क यहाँ पर जितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रही होगी इस पॉइंट पर, वही ये हेमिस्फीयर भी सबटेंड कर रहा होगा। ये डिस्क कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रही होगी, ये एंगल कितना होगा, π/4 प्लेन एंगल।
तो सॉलिड एंगल कितना होगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा सीधे सीधे ये एंगल ds कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ई एट पॉइंट सी कितना आता है यहाँ से अगर हम देखें तो ई एट पॉइंट सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन साइन अब हटा देते हैं और वैल्यू पुट करके क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेसिकली इंटीग्रेशन डी ओमेगा होगा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ रहा है, सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 कैन बी रिटर्न एज 1 बाय रूट 2। तो आप देख सकते हैं कि ई एट पॉइंट सी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। ये आपका पहला आंसर आ जाता है ई एट पॉइंट सी, क्योंकि आपको पता है कि सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया यही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी होगा ड्यू टू लोअर स्फेरिकल शेल 1। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में देख चुके हैं। तो सिग्मा बाय 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट रूट 2 माइनस 1 ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकालना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 2, ये पूरे स्फेरिकल शेल की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमें पता ही है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, जस्ट आउटसाइड है ये, और क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर तो सिग्मा है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 1 ओनली, तो इसको हम क्या करें, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 2 लिख दें, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 2 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 2 कितना होगा, ये उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1 था, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल पास पास ही हैं। तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1 कितना होगा, उसको लिख देते हैं, दिस इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सॉरी, यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ई सी एट 1 इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास दो आंसर आ जाते हैं, बड़े एफिशिएंट तरीके से आंसर आ जाते हैं। इसको अगर आप इंटीग्रेशन से करेंगे तो बहुत लेंथी भी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस भी रहेंगे। तो हेमिस्फेरिकल शेल में किसी भी पॉइंट पर आपको अगर कैलकुलेशन के लिए आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आपका सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे के लिए इसको ध्यान